नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। 4 बजे की बड़ी खबरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी को 1 साल की सजा सुनाई गई है। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन पर केस दर्ज हुआ था। रेवती रमन सिंह की जनसभा में हमला करने का आरोप लगा था। सपा से उम्मीदवार थे रेवती रमन सिंह, जिन पर हमला करने का आरोप लगा था। नंदगोपाल नंदी 2 धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं। आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए। दोनों ही धाराओं में अधिकतम 1 साल की सजा होती है। सजा के बाद भी नंदी की विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं होगी। ये बड़ी खबर है। देखिए, सपा से उम्मीदवार थे रेवती रमन सिंह, जिन पर हमला करने का आरोप नंदगोपाल नंदी पर लगा था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मोहम्मद मोइन, ये जो मामला है इसको लेकर एक बड़ी कंफ्यूजन है कि सजा का ऐलान हो गया लेकिन उसके बाद भी सदस्यता रद्द नहीं होगी। क्या आपके पास अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, ये साल 2014 का मामला है। साल 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी कांग्रेस पार्टी में थे। तो कांग्रेस पार्टी से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। आरोप ये है कि उस पक्ष के जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, तत्कालीन सांसद थे कुंवर रेवती रमन सिंह, उनकी सभा चल रही थी और उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो मारपीट हुई थी, हंगामा हुआ था। उसी मामले में जो 2 धाराएं हैं, 147 आईपीसी की और 323, इन 2 धाराओं में मंत्री नंदगोपाल नंदी को दोषी करार दिया गया है। 1 साल की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 147 में 1 साल की सजा सुनाई गई है और 323 में 6 महीने की सजा सुनाई गई है। और जो बात आप कह रही हैं, दरअसल जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसके मुताबिक जब तक किसी आरोपी को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं सुनाई जाती है, अगर 2 साल से कम की सजा है तो उसकी जो भी लोकसभा हो या विधानसभा हो या वो दूसरे पदों पर हो तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है। क्योंकि मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को 1 साल की ही सजा सुनाई गई है। ऐसे में उनको जो है उनकी विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी, वो पद पर बने रह सकते हैं। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने अभी उनको जो है वो जमानत पर रिहा किए जाने का भी आदेश दिया है। 2 पर्सनल बॉन्ड भराए जा रहे हैं, उन पर्सनल बॉन्ड के आधार पर उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा और वो तब तक जमानत पर रिहा रहेंगे। यानी कि 1 साल की सजा और इसी वजह से उनकी सदस्यता भी रद्द नहीं होगी और जमानत भी उन्हें मिल सकती है, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं। मोइन, बहुत धन्यवाद आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। और अब अपडेट है लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ा, जहां शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे पर एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, शाहिद के बेटे हैं नवाजिश, उन पर एफआईआर दर्ज है। मोहम्मद तारिक, जो कि शाहिद मंजूर के भतीजे हैं, उन पर भी केस दर्ज हुआ है। फहद याजदानी पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। नवाजिश को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। लखनऊ में जो हादसा हुआ और उसी को लेकर ये देखिए मुकदमे दर्ज हुए हैं। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, नवाजिश पर, मोहम्मद तारिक पर और इसी के साथ ही याजदान पर भी ये केस दर्ज किया गया है। देखिए, ये 2 जो नाम सामने आए हैं, जो शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे के नाम हैं, इन्हीं पर यह आरोप है कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई थी ये इन्हीं की जमीन थी। इसकी जमीन इन्हीं दोनों के नाम पर थी, ऐसे आरोप है। और कल आपने देखा था रात 1:40 पर जैसे पुलिस लखनऊ लेकर गई नवाजिश को। अब ऐसे में तुरंत इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद तारिक, जो कि शाहिद मंजूर के भतीजे हैं, उन पर भी केस दर्ज हो गया है। नवाजिश पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। अलाया अपार्टमेंट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये साथ में पेपर्स की कॉपी भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें देखिए नाम साफ तौर पर लिखे हुए हैं, किसके नाम पर ये जमीन थी और किस तरीके से पेपर डॉक्यूमेंटेशन इस जमीन को लेकर हुआ, बिल्डिंग को लेकर हुआ। ये पूरा जो अपडेट है, कॉपी है, ये आपके टीवी स्क्रीन पर है। अभी हम लोग एफआईआर हमारी दर्ज हो गई है। हाँ, एफआईआर दर्ज हो गई है और इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब हम लोग इस पे कमेंट करेंगे। एक तो इनका जो इसके जो मालिक हैं इस प्लॉट के, नवाजिश हैं, सन ऑफ शाहिद मंजूर, और एक उनके चचेरे भाई हैं, उसका नाम क्या है, आरिफ तारिक, हाँ, एक वो है। उसके अलावा जो यजदान बिल्डर के बेग साहब हैं, वो इसमें एक्यूज़ड हैं और बाकी अन्य लोग जो हैं उसमें एक्यूज़ड हैं। मंगलवार की शाम, यानी कि बीती शाम से ही अपार्टमेंट ढहने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है और अब अपार्टमेंट के मलबे में सिर्फ एक शख्स के दबे होने की आशंका है। इससे पहले सुबह 7 बजे तक 14 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। दोपहर करीब 12 बजे 2 और महिलाओं को निकाला गया, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जुटी हुई हैं, क्योंकि आशंका है कि एक और व्यक्ति अभी मलबे में दबा हुआ है। 14 लोगों को सकुशल निकाला है
और 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और एक अभी हमारे ट्रैकर डॉग ने इंडिकेशन दिया है कि एक और वहाँ मानव है उसमें, तो उसमें लगे हुए हैं निकालने के लिए। और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हम लोग उसको जिंदा सकुशल निकालें। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा ग्राउंड जीरो से हर अपडेट देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने हमें ज्वाइन किया है। शैलेश, जानकारी दीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से वहां पर चल रहा है? एक व्यक्ति के दबे होने की आशंका जताई जा रही है अभी। और देखिए, फिलहाल पहले कहा जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी, जब जिला प्रशासन यानी डीएम से बात हुई उनकी अधिकारी से, तो उन्होंने ये कहा था कि उम्मीद की जा रही है कोई भी दबा नहीं है। लेकिन अभी जो नई अपडेट इसमें आ रही है वो यही है कि फिलहाल अभी एक और व्यक्ति के दबे होने की बात जो है वो सामने आ रही है। एक और व्यक्ति जो है वो अभी और वहाँ पर ट्रैक किया जा रहा है। अब तक अगर बात करें तो देखिए, इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार से सपा प्रवक्ता जो है अब्बास हैदर, उन्हीं के परिवार से उनकी मां और उनकी पत्नी, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 8 लोग जो हैं अभी अगर बात करें सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। एक व्यक्ति को सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, 2 लोग KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। तो इस तरह से 3 और लोगों को इसके अलावा रेस्क्यू पहले किया गया था। तो ये पूरा अगर हम देखते हैं आंकड़ों में तो ये चीज़ आती है। बहरहाल दूसरी तरफ अगर आप देखिए, एक तरफ रेस्क्यू चल रहा है तो दूसरी तरफ जब ये देखिए हादसा हुआ कल की तारीख पे, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू के ऊपर फोकस था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता, रेस्क्यू का ऑपरेशन पूरा हो रहा है, तो एक दूसरा ऑपरेशन उसकी शुरुआत हो चुकी है। और वो ऑपरेशन है दोषियों पर कार्रवाई का ऑपरेशन। और ये जो ऑपरेशन है दूसरा, इसी के तहत देखिए 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है मुख्यमंत्री के निर्देश पर, जिसमें मंडलायुक्त लखनऊ की रोशन जैकब जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया। 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देंगी। दूसरी अगर बात करें तो FIR दर्ज करा दी गई LDA की तरफ से, जिसमें शाहिद मंजूर के जो बेटे हैं और बाकी जो लोग हैं, यजदान बिल्डर की अगर बात करें तो ये सभी लोग जो हैं उनके ऊपर FIR भी हुई है। जुडिशियल कस्टडी भी शाहिद मंजूर के बेटे की हो गई है। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे, और तो देखिए जो इनसाइड चीज़ें हम निकल के छन के आ रही हैं वो इस पूरे भ्रष्ट तंत्र की और इस पूरे बिल्डिंग के गिरने के पीछे की जो चीज़ें हैं वो साफ सामने आ रही हैं। LDA ने देखिए कल से ही, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो रुख था वो पूरा अच्छे से समझ रहे अधिकारी, कार्रवाई तय है। और इसी वजह से LDA के जो अधिकारी हैं उन्होंने घटना के बाद से उस अलाया अपार्टमेंट से जुड़े हुए जो नक्शे और बाकी दस्तावेज थे उन्हें ट्रैक करना शुरू किया। इसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ देखिए निकल के सामने आई, वो 3 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। 2009 में इस बिल्डिंग के लिए आवेदन किया जाता है। 2009 में जब आवेदन होता है उसके बाद इसके नक्शे को निरस्त कर देता है LDA। 2010 में फिर से इसके कंपाउंडिंग के लिए आवेदन होता है। कंपाउंडिंग देखिए कब होती है, जब अगर बात की जाए कोई बिल्डिंग ऐसी हो जिसका नक्शा यानी जिसको मानक के अनुसार ना बनाया जाए। मान लीजिए 2 फ्लोर की कही गई थी, हमने 3 फ्लोर बना दी। अगर कहा जाए कि हमने नक्शे में इतना एरिया 100 स्क्वायर फीट कहा था और हमने 150 बनाया, तो इस तरह की जो चीजें हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पूरा जो मामला सामने आया ना, इसमें जो भ्रष्टाचार का तंत्र है वो साफ नजर आ रहा है कि इसकी जो जड़ें हैं ना वो ही भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं। शैलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, बिल्डिंग हादसे से एक और अपडेट हमें मिल रहा है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी अब आरोप लगाए। सपा प्रवक्ता की मां और पत्नी की मौत को लेकर यह आरोप है, मलबे से निकालने में देरी की वजह से मौत हुई है। जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई कड़ी हो। सपा हादसे के पीड़ितों के साथ हैं। रविदास मेहरोत्रा का यह बयान सामने आया है। देखिए, सपा प्रवक्ता की मां और पत्नी की इस हादसे में जान चली गई और जिसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कि विरोध अब किया जा रहा है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने में देरी हुई है। अपार्टमेंट के मलबे में फंसी सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की मां और पत्नी की मौत हो चुकी है। दुखद घटना, लंबे ऑपरेशन के बाद इसकी सूचना मिली। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा हैं, अरमान खान हैं, जो ये सूचना सुनकर, दुखद खबर सुनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आज इतने लंबे ऑपरेशन के बाद आखिर जब सुबह दोनों को निकाला गया तो उनकी जो सांसें थी वो थम चुकी थी, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैदर अब्बास साहब की मां बेगम अमीर अब्बास और उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। सुबह उनको निकाला गया। हम लोग रात से ये बात कह रहे थे कि अगर रात में मलबे के अंदर से वो निकल आएंगे तो वो जिंदा बच जाएंगे। जब वो लोग यहाँ से निकाले गए थे, अस्पताल में उनकी सांसें चल रही थीं, वो ICU में एडमिट हुई। विधायक अरमान खान भी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, इस दर्दनाक हादसे में जिनकी भी मृत्यु हुई है, जो भी इंतकाल फरमाए हैं, हमारी पार्टी के प्रवक्ता जो अब्बास हैदर साहब थे, उनकी माताजी का और उनकी पत्नी का
अभी अभी इंतकाल की सूचना प्राप्त हुई है। निश्चित तौर पे ये एक दर्दनाक हादसा है और हम लोग जो मृतक हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ में है। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक यहाँ पहुंचे हैं। चूंकि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनकी पत्नी और मां की निधन हो चुका है, डेथ हो चुकी है, वो दोनों सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं, अपने जो सपोर्ट है उसके लिए पहुंचे हैं। और साथ में ये भी कहना है कि अगर दोषी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शाहिद मंजूर या उनका बेटा नवाजिश, अगर वो दोषी हैं तो नियमानुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाए। कैमरा सहयोगी पंकज निकम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब्बास हैदर की मां और पत्नी की मौत पर अखिलेश यादव ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया, दुख जताया, लिखा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री अब्बास हैदर जी की माताजी बेगम हैदर जी और पत्नी उज़्मा अब्बास जी का निधन अत्यंत दुखद। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि। ये ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, दुख जाहिर किया है। देखिए, दुख की घड़ी है। अब सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर जिनकी मां और पत्नी की जान चली गई इस दुखद हादसे में, और इस पर दुख जाहिर किया है अखिलेश यादव ने। देखिए, गाजियाबाद में कई जर्जर इमारतें हैं और इसमें से एक है तुलसी निकेतन इलाका, जो कि डेंजरस जोन में है। पानी की टंकी जर्जर हालत में है। जो घर है वो किसी भी समय गिर सकते हैं। आरोप यह है कि जीडीए के अधिकारी आते हैं और बस नोटिस करके यहां पर चले जाते हैं। तुलसी निकेतन क्षेत्र में 2292 फ्लैट हैं। 15,000 से ज्यादा यहां पर आबादी रहती है। जान जोखिम में डालकर लोग यहां पर किस तरह से रह रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। तो देखिए, गाजियाबाद में हादसे को दावत देती ये इमारतें आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। कई इमारतें ऐसी हैं जो गिरने की कगार पर हैं। और इसी खबर पर अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी शक्ति, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शक्ति, अभी एक हादसा तो हमारे सामने है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरा नहीं हुआ। गाजियाबाद से ये ऐसी तस्वीरें और चिंता को बढ़ाती हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि गाजियाबाद में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। गाजियाबाद में ऐसे 2 हादसे सामने आ चुके हैं जहां पर 2 इमारतें जो बड़ी बड़ी अपार्टमेंट भर भरा के ताश के पत्तों की तरह ठीक ऐसे ही गिर गए थे जैसे कि लखनऊ में ये बिल्डिंग गिरी है। इसी तरीके से अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद के ये जो तस्वीर है गाजियाबाद के तुलसी निकेतन क्षेत्र की, जहां पर 2290 फ्लैट हैं। यानी कि सोचिए कि 2290 फ्लैट हैं तो इसमें कितने हजार जो लोग हैं वो रहते होंगे। वहीं जो प्रशासन की बात की जाए, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो 10 नोटिस भी यहाँ पर चिपका चुका है कि इसे खाली कर दीजिए, यहाँ से चले जाइए या कहीं और आपको शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन शिफ्ट करने की एक शर्त ये भी रखी जाती है, जो लोग हैं वो वहाँ से हटने का नाम लेते, वो ये कहते हैं कि हमें शिफ्ट कहाँ करेंगे आप ये बताइए, क्योंकि हम ये दिल्ली के बॉर्डर पर हैं। ठीक दिल्ली के बॉर्डर पर ये बिल्डिंग है, यहाँ पर हमारा रोजगार है, आप हमें हापुड़ के बॉर्डर पर कर देंगे या कहीं और कर देंगे। बिल्कुल, और शक्ति ये चिंता जायज भी है। जब सबसे छत चली जाएगी तो आपने विस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं की, और अगर पहले इन लोगों को ऐसे कहा जाएगा तो डर होगा, लाजमी है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। 15,000 लोगों पर देखिए खतरा मंडरा रहा है गाजियाबाद में। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ऐसे जो ये अलाया अपार्टमेंट है ना, ये केवल लखनऊ में, गाजियाबाद में नहीं है, ये आगरा में भी है। यहाँ की कई इमारतें ऐसी हैं जिनमें दरारें हैं। जर्जर इमारतों में पुलिसकर्मियों का परिवार रहता है। साफ साफ चेतावनी के बाद भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं। क्या आगरा में भी अब किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? तस्वीरें देखिए, ये रियलिटी चेक किया है एबीपी गंगा ने। आदेश के बाद भी बिल्डिंग खाली नहीं की गई क्योंकि लोगों को डर है कि हम कहाँ जाएंगे अगर बिल्डिंग खाली कर दी तो। आप भवन देख रहे हैं, इसमें तमाम पुलिसकर्मी रहते हैं और ये पुलिस क्लब इसे कहा जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से कितने बुरी हालत में ये तमाम जो घर हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। लोहे की जो सरिया है वो निकल रही है, छज्जे पूरी तरह से गिरासू हालत में हैं। इसके साथ ही जो प्लास्टर है वो उखड़ा पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि इसको जो पुलिस की जो पुलिस लाइन की तरफ से इसको कंडम भी घोषित कर दिया गया। बाकायदा एक नोटिस बोर्ड यहाँ एक ब्लैक कलर में यहाँ अंकित नज़र आ रहा है पूरी तरह से, जिसमें लिखा है कि अनहोनी होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। लेकिन फिर भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ रह रहे हैं। काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग है। तो ऐसे में
सवाल ये उठता है कि आखिर उस दिन का इंतजार किया जा रहा है जिस दिन कोई हादसा होगा। पुलिस अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे घरों को खाली कराया जाए। उनकी निष्क्रियता की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से तमाम लोग इन घरों में रहने को मजबूर हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो आप भवन देखिए, महिला खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर मिल रही है। बीसीसीआई ने आईपीएल महिला टीमों का ऐलान कर दिया है। पहली बार भारत में महिला आईपीएल का आयोजन होगा। बीसीसीआई महिला आईपीएल में लखनऊ की टीम खेलेगी। लखनऊ टीम को CAPRI ग्लोबल होल्डिंग्स ने खरीदा है। लखनऊ टीम के लिए 757 करोड़ रुपए की बोली लगी है। आप देखिए महिला खिलाड़ियों में कितना दम है। 8 मार्च से 23 मार्च तक बीसीसीआई महिला आईपीएल होनी है। बीसीसीआई महिला आईपीएल का ये पहला सीजन होगा। कुल 5 टीमें इसमें खेलेंगी। दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर और मुंबई की टीमें भी इसमें शामिल होंगी। जीएस विवेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस खबर से जुड़ी हम तक पहुंचा रहे हैं। जीएस विवेक, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए महिला आईपीएल का आयोजन। क्या अपडेट है आपके पास? बहुत अच्छी खबर है और खासतौर पर लखनऊ के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कई 17 कंपनी से जो ये 5 आईपीएल की वुमेन्स आईपीएल की टीमों के लिए बिड कर रहे थे। सील बिड प्रोसेस था और सबसे ज्यादा जो बोली लगाई थी वो अदानी ग्रुप ने लगाई थी अहमदाबाद के लिए 1000 करोड़ के ऊपर। और आपको ये बता दें कि विमेंस आईपीएल को लेकर बीसीसीआई और दुनिया भर में लोग काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि 950 करोड़ प्रति सालाना जो है उनका टेलीकास्ट राइट ऑलरेडी दिख चुका है। और अब हर टीमें जो है वो कम से कम 700 करोड़ से, लखनऊ का बिड सबसे कम था 757 में, जो कि प्री ग्लोबल होल्डिंग को मिला। उसके बाद जितने भी बिड्स थे वो सारे हाई थे। तो यानी कि बीसीसीआई को ये पहले से मालूम था कि बिड्स काफी हाई आएंगे और इसी हिसाब से सबको लग रहा है कि विमेंस आईपीएल उतना ही पॉपुलर और उतना ही सुपर हिट होगा जितना कि मेंस का जो आईपीएल है। और अगर आप देखें तो टीमों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पहले ही साल में हर टीम को कम से कम 70 से 100 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा लखनऊ की टीम को। तो ये वैल्यूएशन के साथ भी जो है अभी से सभी टीमें जो है वो प्रॉफिट में है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना पोटेंशियल है विमेंस आईपीएल। बिल्कुल, बहुत पोटेंशियल है महिला खिलाड़ियों में, महिला टीम में। सही कहा आपने। बहुत धन्यवाद आपका अपडेट्स देने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ा एक अपडेट है हमारे पास। आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। कहा है कि फिलहाल आशीष को 8 हफ्ते के लिए रिहा किया जा रहा है, लेकिन शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो सकती है। आशीष को रिहाई के 1 हफ्ते के अंदर ही उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। फिलहाल वो दिल्ली में भी नहीं रह सकता। और कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि मामले पर 14 मार्च को एक बार फिर सुनवाई होगी और उसी दिन आज जो आदेश दिए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी 4 किसानों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की एंटरिम बिल जो है वो उसको दी है, अभी अंतरिम जमानत दी है। जो 8 हफ्ते का समय है उसमें 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली आशीष मिश्रा को। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें शर्तें भी लगाई हैं कि आशीष मिश्रा को जैसे ही एंटरिम बिल मिल जाएगी, जैसे ही वो जो है जेल से बाहर आएंगे, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश को जो है 1 हफ्ते के अंदर छोड़ देंगे। उनको उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR से दूर रहने के लिए कहा गया है। वो जहाँ भी रहेंगे वो इसके बाहर रहेंगे और जहाँ भी वो रहने जाएंगे उसके लिए वो कोर्ट को सूचित भी करेंगे कि वो कहाँ रह रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी गवाह पर कोई मतलब कोई भी खतरा जैसी कोई बात आती है या कोई भी ट्रायल में देरी होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम फिर बेल पर विचार करना पड़ेगा हमको। खीरी हिंसाकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को एक बड़ी राहत मिली है। अगर बात करें तो पिछले 1 साल से लंबे वक्त से वो जेल में बंद है और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन अगर बात करें तो अंतरिम जमानत देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं। खासतौर से अगर बात करें तो आशीष मिश्रा को अब 8 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत जब मिली है तो उसे उत्तर प्रदेश और इसके अलावा दिल्ली छोड़ के किसी अन्य राज्य में रहना होगा, अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जिस भी स्थान पे वो जाता है या रहता है तो उसकी जानकारी कोर्ट को देनी होगी कि 4 बजे के बड़े अपडेट्स में इतने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।